नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट को। तो सेकेंड शिफ्ट का भी पहला लेक्चर हो चुका है, 15 क्वेश्चंस का एक वीडियो। आज 15 से आगे क्वेश्चंस करेंगे और 15 क्वेश्चंस आज के सेशन में भी हम लोग करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 30 तक आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पूछा है, छवि व्याख्या के लिए निम्नलिखित तत्वों में से किसका छवि व्याख्या पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। यानी जो शेड होता है इसके ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है किसका छवि व्याख्या पर। ठीक है, तो यहाँ पूछा है सांगत यानी टोन, टेक्सचर, साइज या फिर शेड, जिसको हम लोग छाया कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी शेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुचक्रीय भू आकृति की व्याख्या के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन किसके द्वारा किया गया था। बहुचक्रीय के भू आकृति के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन है एलसी किंग, विग्नर, मैकगी या फिर डब्ल्यूएम डेविस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जब बहुचक्रीय भू आकृति संकल्पना की बात करते हैं तो इसमें डेविस का स्थान सबसे पहले आता है। ओके, अब इससे रिलेटेड थोड़ा कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बहुचक्रीय भू आकृति क्या होती है। तो जो बहुचक्रीय भू आकृति वैसी भू आकृतियाँ होती हैं जो अलग अलग समय में भू आकृतियों के कई अपर्दनीय चक्र से बनते हैं। यानी इरोजन का कई साइकिल के द्वारा ये क्षेत्र बनता है जो बहुभू आकृति कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम, तो रांची में स्थित पाट भूमि एक भू आकृति यानी बहुचक्रीय भू आकृति का एक उदाहरण है। जो झारखंड में पाट क्षेत्र है ये एक बहुचक्रीय भू आकृति का एक एग्जाम्पल है। जो पाट क्षेत्र है एक प्रकार का ये प्लेन हुआ करता था, जो कि नदी अपर्दन चक्र के पुराने चरण की विशेषता है। लेकिन रांची में यह युवा भू आकृति के ऊपर पाया जाता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ की भूमि का नवोन्वेष यानी उत्थान हुआ है। इसलिए यह बहुचक्रीय भू आकृति का एक उदाहरण है। बहुचक्रीय भू आकृति से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं वो डेविस के द्वारा दिया गया है। बहुचक्रीय का मतलब ये हुआ कि कोई एरिया या कोई सरफेस है, पहले उसमें अपर्दन होगा, फिर कभी इसमें इंटरनल जो फोर्स है, आंतरिक जो शक्ति है पृथ्वी की, उसकी शक्ति के कारण इसमें कुछ हलचल उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसका फिर जो रूप रंग है उसमें बदलाव आ जाता है, यानी इसका जो हाइट है उसमें चेंजिंग आ जाता है। तो यही भू आकृति जो बहुचक्रीय भू आकृति है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत के करीब है। अब झारखंड का ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 76%। झारखंड में ग्रामीण जो जनसंख्या है वो 76% था 2011 के अनुसार। झारखंड के कुल जनसंख्या में अगर पुरुषों की बात करें तो 51% पुरुष है, जबकि 49% महिलाएं हैं। ठीक है, वहीं अगर झारखंड की कुल जनसंख्या को हम देखें तो जो शहरी जनसंख्या है वो 24% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 76% है। ओके, वहीं झारखंड की कुल जनसंख्या का 12% अनुसूचित जाति है, जबकि 26% अनुसूचित जनजाति है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत, यानी झारखंड के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग या कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है या फिर अनुसूचित जनजातियों का है। तो जो अनुसूचित जाति है ये 12% है और अनुसूचित जनजाति जो है वो 26% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में हेमाटाइट नामक लोहे के अयस्क का भंडार किस राज्य के मुकाबले कम है? अब यहाँ पूछ रहा है, भारत में हेमाटाइट नामक लोहे के अयस्क का भंडार किस राज्य के मुकाबले कम है? गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी उड़ीसा। अब देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो धारवाड़ और कुड़प्पा जो रॉक सिस्टम है, इसमें हेमाटाइट अयस्क पाया जाता है। ओके, अब हेमाटाइट का 80% जो रिजर्व है, भंडार है, वो उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में है। ओके, यानी लौह अयस्क का जो हेमाटाइट प्रकार का है आयरन ओर, ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल के विकास में ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का आगमन का सही अनुक्रम, यानी कौन से भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में से सबसे पहले आए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी एच.जे. मैकिंडर, ये सबसे पहले आते हैं। फिर हर्बर्टसन आते हैं, वुलरिज आते हैं और फिर एल.डी. स्टाम्प आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब इन तीनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो सबसे पहले इन भूगोलवेत्ताओं में नाम आता है हालफोर्ड जॉन मैकिंडर का, एच.जे. मैकिंडर। इनका जो समय काल है वो 1861 से 1947 के बीच। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज नामक पुस्तक, जिसका प्रकाशन 1902 ईस्वी में करते हैं। फिर ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री 1904 में लिखते हैं, और डेमोग्राफिक आइडियल एंड रियलिटी ये 1919 में लिखते हैं। इसके बारे में डिटेल प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। अब जो मैकिंडर था, इनके बाद ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में समय आता है हर्बर्टसन का, ए.जे. हर्बर्टसन का, 1865 से 1915 के बीच। ओके, तो इनका एक पुस्तक है मैन हिज वर्क, और दूसरा है मेजर नेचुरल रीजन। ठीक है, ये दो पुस्तक है इनकी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चोरले और हैगेट। इनका पुस्तक का नाम है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस। ये दोनों पुस्तक चोरले और हैगेट का है। इसके बाद आता है एल.डी. स्टाम्प। तो इनका जो समय काल होता है 1898 से 1966 के बीच। हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये आपका डेडले स्टाम्प का है। इसके बाद फिर आता है वुलरिज और रॉक्सबी, जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार K4 सिद्धांत किसको प्रदर्शित करता है, किसको दर्शाता है? तो ये K4 ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन को दिखाता है। ठीक है, अगर हम प्रशासनिक की बात करें तो ये K7, यानी K का वैल्यू 7 होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब हम एक K3 भी है, यानी क्रिस्टॉलर ने अपने सिद्धांत में K का वैल्यू को स्थिर माना है। अब K का वैल्यू जब स्थिर माना है तो उन्होंने K4 का वैल्यू ट्रांसपोर्टेशन को माना है, K3 मार्केट को और K7 एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को। और क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा तो डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि क्रिस्टॉलर के अनुसार K3 का वैल्यू क्या होता है, किससे संबंधित है, K7 किससे संबंधित है, K4 किससे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिवार नियोजन पर बल देने के वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। जो फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन से संबंधित जो कार्यक्रम चलाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1952 में किया गया था, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनके कार्यकाल में ये योजना लाया गया था। और भारत दुनिया का एकमात्र पहला ऐसा देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए कोई नेशनल लेवल पर प्रोग्राम शुरू किया था। इसके पहले किसी देश में ऐसा नहीं होता था। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी नेशनल वाटरवेज की अनुमानित लंबाई लगभग कितनी है?
अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1600, बी है 1400, सी है 1300 और डी है 1500। ऑप्शन नंबर ए यानी 1600 किलोमीटर लंबा है नेशनल वाटरवेज 1। अब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की बात करते हैं तो ये इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद से कोलकाता के हल्दिया के बीच है और इसकी वास्तविक लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, इस जलमार्ग का विकास 1986 में किया गया था। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का अगर एक्सटेंशन की बात करें, हम लोग इसका विस्तार का बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। ओके, अब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करें तो ये सादिया से लेकर धुबरी के बीच है और ये 891 किलोमीटर लंबी है। ओके, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की बात करें तो कोल्लम से लेके कोट्टापुरम के बीच ये 205 किलोमीटर लंबी है। ओके, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच 205 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तांबे के प्राकृतिक भंडार की उपलब्धता के मामले में भारत में झारखंड का स्थान क्या है? तो तांबे के उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान तीसरा है, 3rd पोजीशन पर है। ओके, भारत में तांबा के उत्पादन अलग अलग राज्यों में होता है, जिसमें सर्वाधिक जो उत्पादन पूरे भारतवर्ष में होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, 62%। फिर राजस्थान का स्थान आता है 27% और लास्ट में है झारखंड जिसका तीसरा स्थान है और ये पूरे देश का 11% जो कॉपर है उसका उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ आपके पास मैच द फॉलोइंग है। अब एक तरफ आपके सामने है झुग्गी बस्ती का नाम, यानी स्लम जो विलेज है उनका नाम, और इन स्लम बस्तियों का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ जो सबसे पहला है टिकिया पारा, ये कहाँ कहा जाता है? तो जो स्लम बस्ती है यानी जो झुग्गी झोपड़ी है, स्लम एरिया है, ये कोलकाता में इसको हम लोग टिकिया पारा के नाम से जानते हैं। जो सालिया शाही है ये भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में इसे कहा जाता है। धारावी बहुत फेमस है मुंबई का, और चांदमारी है आपका गुवाहाटी का यानी असम का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, टिकिया पारा कोलकाता में, सालिया शाही भुवनेश्वर में, धारावी मुंबई में और चांदमारी हमारा गुवाहाटी में है। ओके, टिकियापारा कोलकाता, सालिया शाही भुवनेश्वर, धारावी मुंबई और चांदमारी गुवाहाटी में स्लम बस्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो हिंडाल्को धनबाद, रांची, बोकारो या फिर देवघर। तो हिंडाल्को जो है वो रांची में स्थित है। ओके, अब हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड एक भारतीय एल्युमिनियम और तांबे की निर्माण कंपनी है, यानी तांबा और एल्युमिनियम के का निर्माता है, जो कि आदित्य बिड़ला ग्रुप का एक सहायक कंपनी है। अब इसका अगर मुख्यालय देखें तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में है, जो कि भारत में है, और हिंडाल्को की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्सन और रीजन का है। तो अभिकथन में है सड़कों की क्षमता से ज़्यादा वाहनों की बढ़ती संख्या अधिक ट्रैफिक जाम के लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता धीरे धीरे बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि वाहनों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक दूसरे का एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो बस्तियों के आकार, अंतर और आपसी संबंध को स्पष्ट करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत, समकक्ष अंचल सिद्धांत, केंद्रीय स्थल सिद्धांत या अवस्थिति सिद्धांत। तो इसे हम लोग केंद्रीय स्थल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी के नाम से जानते हैं। ओके, मैपिंग की स्टैंडी गियर विधि में निम्नलिखित में से किन प्रतीकों या आरेखों का उपयोग किया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडी गियर जो मैप का मेथड है, जो विधि है,
इसमें हम लोग बिंदु और गोले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिंदु और गोले का प्रयोग किया जाता है। अब स्टैंडिंग जो मेथड है इसमें ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को इसके माध्यम से हम लोग दिखाते हैं। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है इसे हम लोग बिंदु से और जो नगरीय जनसंख्या है इसे हम लोग गोले से दिखाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सृजन से पहले भारत की योजना आयोग की कार्यकारी अवधि क्या थी? यानी नीति आयोग के आने से पहले जो योजना आयोग हमारे देश में प्लानिंग कमीशन जो था ये कब से कब तक है? तो ये काफ़ी इजी था क्वेश्चन। 1951 में प्लानिंग कमीशन की शुरुआत होती है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और 2014 में जब प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जब बनते हैं तब वो योजना आयोग को ख़त्म कर देते हैं और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन करते हैं। तो ये जो योजना आयोग है ये 1991 से लेके 2014 के बीच एग्जिस्टेंस में था। ओके, भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे स्थापित किया गया था। हालांकि ऑप्शन में 1950 नहीं 1951 दिया गया है। तो योजना आयोग का गठन हो गया था 1950 में, लेकिन वो प्रभावी रूप से लागू हुआ था 1951 में। अब इसे 2014 में समाप्त कर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ओके, यही था आज का हमारा 15 क्वेश्चन। आई होप कि इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम अपडेट वहाँ आपको मिलते रहता है। ओके, तो मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।